हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ बेसिक। आप सभी को आज शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में वर्ण के साथ आऊँगी, तो मैंने वर्ण के कुछ कंटेंट्स रखे हुए हैं। आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज मैंने वर्ण के बारे में आप लोगों को बताने के लिए वर्ण विचार रखा हुआ है। तो वर्ण मतलब जैसे कि हम लोग जो भी बातें बोलते हैं, हम लोगों के मुख से जो भी ध्वनियाँ निकलती हैं, उसमें उसका कुछ अर्थ होता है। तो इनसे दूसरे व्यक्ति को हमारी बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। इन्हीं को हम लोग वर्ण कहते हैं। और उस वर्ण के और भी टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे कि मैं लिखूं अगर मटर, मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ म ट र। अगर मटर को हम लोग अलग अलग करते हैं तो म के साथ अ आएगा, क्योंकि म अकेला नहीं है, उसके साथ एक स्वर रहता है। उसके बाद ट के साथ भी अ आएगा और उसके बाद र के साथ भी अ आएगा। यानी जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इन सब में जितने भी वर्ण आ रहे हैं उनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ हुआ, वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं वो सब एक माला की भांति पिरोए हुए होते हैं। यानी जब हम लोग अ से लेकर और स्र तक पढ़ते हैं तो उसमें जो भी क्रमबद्ध तरीके से वर्ण रखे हुए रहते हैं उन्हीं को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। यानी जो हम लोग बोल रहे हैं और जिसका हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं और उसके बाद उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसी को वर्ण कहते हैं। यानी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि म, तो म एक अकेला ये म नहीं है, ये पूरा म नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक इसमें अ नहीं जुड़ता है, ये मिलाकर म होता है। उसी तरह बाकी सब अक्षर भी हैं। तो यानी इन सब को और छोटा नहीं किया जा सकता। अगर मैं कहूँ कि ये जैसे कि ये अ है, अ को और छोटा करिए, तो क्या आप लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि ई को और छोटा बनाइए, तो आप लोग कर पाएंगे? नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके और छोटे टुकड़े बिल्कुल नहीं हो सकते। तो जिन वर्णों के माने जिन ध्वनि के और छोटे से छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इधर आ जा रही हूँ, आप लोग देखिए इसको। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर, कितने व्यंजन, कितने अयोग व मतलब क्या कैसे होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यानी ये सब क्या हैं? स्वर। कितने हुए? 11। तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताएंगे 11। और अंग और अह क्या है? अंग और अह अयोगवा हैं। ठीक है, मैं इसके विषय में आप लोगों को नीचे बताऊंगी आगे, कि मतलब इसका पूरा परिचय मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और उसके बाद क से लेकर म तक ये वर्ग होता है। क ख ग घ अंग क वर्ग होता है। च छ ज झ ञ च वर्ग होता है। ट ठ ड ढ अड़ ट वर्ग होता है। त थ द ध न त वर्ग होता है। और प फ ब भ म प वर्ग होता है। यानी ये पंचमाक्षर भी इन लोगों को बोला जाता है। ठीक है, तो ये वर्ग होते हैं। चलिए, क से म तक सभी 25 वर्ण वर्गीय अथवा
स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी ये सब क से लेकर म तक सभी स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब ये होता है कि हमारी जिह्वा इन वर्णों को बोलते हुए कहीं न कहीं स्पर्श करती है। यानी हम लोगों की जीभ जो है, जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर कहीं तालू में लगती है, कहीं ओठ में लगती है, कहीं दांत में लगती है, कहीं कंठ में लगती है। यानी जहाँ भी लगती है तो स्पर्श करती है हम लोगों की जीभ। तो जहाँ भी ये 25 वर्ण वर्गीय का स्पर्श होता है तो इन सबको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं य र ल व। ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। और श श श ह ये उष्म व्यंजन है। इन सब के बारे में मैं नीचे आप लोगों को बताऊंगी इनका पूरा डिटेल। छ त्र ज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है। ढ और अढ़ द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग मतलब एक बार फिर से देख लीजिए। य र ल व अंतस्थ व्यंजन, श श श ह उष्म व्यंजन, छ त्र ज्ञ स्र संयुक्त व्यंजन और ढ और ड़ द्विगुण व्यंजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग वर्णों के प्रकार के पास आते हैं। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, तो वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। वर्णों के कितने प्रकार हुए? 2 प्रकार। एक हुआ स्वर और एक हुआ व्यंजन। तो इन सब के बारे में मैं आगे आप लोगों को बता रही हूँ। थोड़ा सा देखिए, स्वर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग स्वर के बारे में जानेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। मैंने आप लोगों से अभी बताया कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अ। ये सभी क्या होते हैं? स्वर होते हैं। तो इन वर्णों को बोलने में हमें दूसरे किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो इन वर्णों को हम स्वर कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ अ तो केवल अ बोल रही हूँ ना। अगर मैं बोलूँ आ तो केवल आ बोल रही हूँ। अगर यहीं मैं क बोल दूँ क तो ये क पूरा नहीं बोला जा सकता जब तक हम इसमें अ नहीं लगाते। यानी क को बोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है? इस स्वर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये केवल क अगर हम लोग ऐसे लिखें तो इसके नीचे ये हलंत रहेगा। ये पूरा क नहीं है, ये पूरा क नहीं पढ़ा जाएगा। इसको हम लोग आधा क नहीं, इसको इससे पूरा वर्ण ही नहीं है तो इसको नहीं पढ़ा जा सकता। जब तक उसमें एक स्वर की सहायता नहीं ली जा सकती तब तक नहीं। लेकिन स्वरों का ये है कि स्वरों में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी इन 11 अक्षरों को जब हम लोग बोलेंगे तो ये केवल अपने होते हैं। इनमें किसी भी वर्ण की सहायता बिल्कुल नहीं ली जाती। तो स्वर के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये दूसरे वर्णों की सहायता से नहीं बनते हैं और इनकी संख्या 11 होती है। और ये जो भी अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ तक ही स्वर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर के भेद। स्वर के क्या भेद होते हैं? स्वर के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हम इन तीनों के बारे में नीचे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, पहला स्वर का भेद था ह्रस्व, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे हम अ बोलते हैं, अ तुरंत बोले, ई, ऊ, री। यानी इन वर्णों को बोलने में हमें बहुत ही माइनर, बहुत ही कम समय लगा। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री, यानी ये 4। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, उसके बाद दीर्घ स्वर में आते हैं। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जब मैंने
अ बोला तो कम समय लगा, लेकिन जब मैं आ बोलूँगी तो उसका तुरंत दुगना समय लग रहा है। जब ई बोल रही हूँ तो कम समय लगा, लेकिन जब बड़ी ई बोल रही हूँ तो उसका दुगना। ऊ बोलूँ तो कम समय, बड़ा ऊ बोलूँ तो ज़्यादा। मतलब यानी ह्रस्व स्वर के उच्चारण के समय जो समय लग रहा है वो बहुत ही माइनर है, लेकिन जब हम लोग उसी को दीर्घ में बोलते हैं, दीर्घ स्वरों को जब बोलते हैं तो उसका तुरंत दुगना समय लगता है। उन्हीं को हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। यानी जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अ उ री 4 ह्रस्व स्वर हैं। तो जब हम लोग स्वर पढ़े थे तो 11 स्वर थे, उसमें 4 हो गए ह्रस्व स्वर और बाकी आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। यानी ये 4 हुए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी ये जो बाकी के बचे, जब हम लोग छोटा वाला ह्रस्व पढ़े तो उसमें 4 वर्ण को दे दिए, बाकी जो वर्ण बचे वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी ह्रस्व स्वर जब हम लोग बोलेंगे तो बहुत ही कम समय में बोलेंगे, लेकिन जब दीर्घ स्वर बोलेंगे तो उसका दुगना समय लगता है। यानी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में यही आप लोग एक तरह से समझ लीजिए कि अ ई उ री ये ह्रस्व स्वर हैं, आ ई बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया उसके बाद हम लोग प्लुत स्वर के, यानी ये तीसरा स्वर का भेद है। ठीक है, ये तीसरा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिए ध्यान से। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। यानी ह्रस्व स्वर से दुगना समय दीर्घ में लगा और दीर्घ से भी आगे समय प्लुत स्वर में, यानी तिगुना समय। तो तिगुना समय लगा तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में प्लुत स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जाता है, जैसे ओम, इस तरह से हम बोलते हैं। जो कंपन होता है बोलने में ओम का, तो उसमें हम लोगों को जो कंपन होता है उसी को हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति दूर है और उसे बुलाया जाए राधा, तो जो आ करके आ रहा है वही प्लुत स्वर है। यानी दूर बैठे हुए व्यक्ति को बुलाने में जितना हम लोग उच्चारण करने में जो भी समय लगता है वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। एक तरह से इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब चलिए स्वरों के भेद। स्वरों के भेद मैंने अभी परिभाषा के तौर पे बताया। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंटिंग, इसको आप लोग ई कर लीजिएगा, ये र लिखा गया है, छोटी ई। ठीक है, तो स्वरों के भेद मैंने आप लोगों को बताया। स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में कम समय लगता है, उसका दुगना समय दीर्घ में लगता है, उससे भी तिगुना समय प्लुत में लगता है। यानी ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी हुई? 4, और इसकी संख्या कितनी हुई? 7, और इसकी ओम। ओम या फिर जैसे बुलाने में मैंने कहा ना, जितना मात्रा बढ़ता जाएगा उतना ओ प्लुत स्वर के अंतर्गत आता जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं स्वरों के निर्धारित चिन्ह होते हैं जो व्यंजनों के साथ जुड़कर उनका स्वरूप बदल देते हैं। ये चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। जैसे कि स्वरों के जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं तो उनमें मात्रा बढ़ती है। यानी किसी भी व्यंजन के साथ हम लोग स्वर को जोड़ते हैं तो उनमें मात्रा बढ़ जाती है। उन्हीं चिन्हों को हम लोग मात्रा कहते हैं। जैसे अगर ये अ है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर ये क में अ लगा तो केवल क बना, इससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग आ को लें तो द लिख कर आ लिखें, प्लस द लिख के आ लिखें, तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये दादा हो जाएगा। ठीक है, वो छोटी ई की मात्रा ग ई र ई, ग प्लस ई प्लस र प्लस ई, गिरी। और बड़ी ई की मात्रा लें, च प्लस ई, बड़ी ई प्लस न प्लस बड़ी ई बराबर चीनी। यानी इन सबको हम लोग अलग अलग करके इसको मात्रा के साथ पढ़ सकते हैं। व्यंजन। अब हम लोग स्वर के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है,
और उसके बाद हम लोग अब व्यंजन के बारे में बात करेंगे। व्यंजन, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों का क्या था, वो किसी की सहायता नहीं लेती हैं, वो केवल अपनी हैं, उनका जो भी कुछ है अपना है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। वो अपना जो भी है वो अ से लेके अ तक वो उनका खुद का है, उसमें ना कोई काट होता है, ना कोई छांट होता है, ना कोई बढ़ाया जाता है, ना कोई घटाया जाता है। ठीक है, तो वो स्वर हुए। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग व्यंजन की बात करें तो ये बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते हैं, जब तक इनमें स्वर न लगा। अब इसको हम क नहीं पढ़ सकते, ये क बिल्कुल नहीं है। जब तक इसमें क के साथ अ नहीं जुड़ेगा तब तक ये क नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये केवल अगर आप यही केवल इतना लिख देंगे तो ये क नहीं पढ़ा जाएगा, इसको गलत माना जाएगा। जब तक क के साथ अ नहीं रहेगा तब तक क नहीं पढ़ा जा सकता। यानी व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हीं को व्यंजन कहते हैं। या फिर व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, उनको व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ व्यंजन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, इसके भी 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो हम लोग इन चीज़ों के बारे में भी जानें। मैं आप लोगों को मैंने बताया व्यंजन क्या होते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और स्वर क्या होते हैं, स्वर वे होते हैं जिनमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, वो केवल खुद के होते हैं, वो अपने, उनमें किसी भी व्यंजन या किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर होते हैं। और जिसमें सहायता लेनी पड़ती है वो व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए अब इसके बारे में हम लोग बात कर लें, इन तीनों भेदों के बारे में। चलिए स्पर्श व्यंजन हम लोग आते हैं स्पर्श व्यंजन पर। स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। मैंने आप लोगों को पीछे बताया है कि हम लोग जब कोई भी वर्ण बोलते हैं तो हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं मुख के अंदर छूती है, कहीं तालु को छूती है, कहीं कंठ को छूती है, कहीं ओठ को छूती है, कहीं दांत को छूती है, या कहीं नीचे लगती है। यानी हर जगह वो स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब क्या होता है, छूना। स्पर्श मतलब क्या हुआ, छूना। यानी हमारी जीभ कहीं ना कहीं टच होती है बेटा। तो जब वो टच होती है तो ही हम लोगों के मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, वर्ण निकलते हैं। उन्हीं को जब ये जीभ हमारी छूती है कहीं ना कहीं हमारे अंदर, मुख के अंदर, तो इसीलिए इन 25 व्यंजनों को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श मतलब छूते हुए, यानी जीभवा से छू कर निकलते हुए वर्ण को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। वो कितने होते हैं, वो 25 होते हैं: क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये क से लेके अंग तक क वर्ग, च से लेके ञ तक च वर्ग, ट से लेके अड़ तक ट वर्ग, त से लेके न तक त वर्ग और प से लेके म तक प वर्ग। और हाँ, ये बोले कहाँ कहाँ से जाते हैं इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क वर्ग कंठ से बोले जाते हैं, यानी गले से। जैसे क, यहाँ से आवाज़ निकल रही है क, आप लोग छू के देखिए अपने गर्दन को क बोलते हुए। क, ख, ग, घ, अंग, यानी कंठ से निकलने वाले व्यंजन को हम कंठस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद च कहाँ से बोला जाता है, तालु से। देखिए जब मैं च बोल रही हूँ तो मेरी जिह्वा तालु पे लगेगी, च। आप लोग भी बोल के एक बार देखिएगा, छ, ज, झ, इ, यानी इन सब व्यंजनों को जब मैं बोलूँगी तो ये तालु से लगेंगी। अब मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, अड़, यानी जो मेरी जिह्वा है वो मूर्धा पे लग रही है, यानी ये सब मूर्धा है। और उसके बाद त, थ, द, ध, न, ये मैं जब बोल रही हूँ तो मेरी जिह्वा दांत पे लग रही है, तब ये वर्ण निकल रहे हैं। तो ये दांत से, यानी दंतोष्ठ हो गया ये। प, फ, ब, भ, म, देखिए मैं जब उच्चारण कर रही हूँ तो मेरे ओठ दोनों बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। प, फ, ब, भ, म, यानी इन सब को बोलने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ओठ की। यानी ये ओठस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी
स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और ये क से लेके अंग तक कंठ से, च से लेके ञ तक तालु से, ट से लेके अड़ तक मूर्धा से, त से लेके न तक दांत से, और प से लेके म तक ओठ से बोले जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग स्पर्श व्यंजन को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व, यानी ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और उष्म व्यंजन क्या होते हैं? स, श, श, ह। जब मैं इनको बोल रही हूँ तो श यानी उष्म, गर्मी जैसा सांस निकल रहा है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये मुख्यतः 4 होते हैं, यानी दो अलग अलग व्यंजन। जैसे ये क और स और अ, मतलब ये जब क ये अलग है प्लस षटकोण स ये भी अलग है, यानी एक ही व्यंजन नहीं है, ये 2 व्यंजन है। दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जब छ का निर्माण होता है, छत्री छ का, तब क्या होता है? तब संयुक्त व्यंजन होता है। त और र को मिला देंगे तो त्र बन जाएगा। ज और ञ को मिला देंगे तो ज्ञ बन जाएगा। श और र को मिला देंगे तो र को जब बोलेंगे तो श्र बनेगा। यानी क प्लस षटकोण स प्लस अ बराबर छ से क्षत्रिय हो गया। त प्लस र प्लस अ बराबर त्र, यानी त्रिशूल हो गया। ज प्लस ञ प्लस अ ज्ञ हो गया। श प्लस र प्लस अ यानी श्र हो गया। यानी इन सब को अलग अलग व्यंजन हैं, सब ये एक ही जैसे व्यंजन नहीं हैं। तो जो दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से जो नया व्यंजन का आविष्कार होता है, जो नया व्यंजन बनता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वित व्यंजन, थोड़ा सा द्वित व्यंजन के बारे में भी आप लोग थोड़ा सा देखिए। द्वित व्यंजन क्या होता है? द्वित व्यंजन जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे म, ये म और ये म मिलके क्या बन गए? आधा म और पूरा म। यानी जब क प्लस क मिलके कक बन जाते हैं, ज प्लस ज मिलके जज बन जाते हैं, म प्लस म मिलके मम बन जाते हैं, न प्लस नन। तो यानी जब दो एक ही जैसे वर्ण 2 बार मिलते हैं तो उससे क्या बनता है? द्वित व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में 2 अलग अलग व्यंजन मिलके बनाते हैं, एक नए वर्ण का आविष्कार करते हैं, एक नया वर्ण बनाते हैं। लेकिन द्वित व्यंजन में एक ही जैसे दो वर्ण मिल जाते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है, उसी को द्वित व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अयोगवाह पे। मैंने पीछे आप लोगों को बताया है कि अयोगवाह कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो उनके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों से थोड़ा सा बात करूँगी। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में की जाती, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंग, अ और अ। जब हम लोग स्वर पढ़ रहे थे तो उसमें 2 वर्ण को छोड़ा गया था, अंग और अ नहीं लिया गया था, वो अयोगवाह में आते हैं। और एक जिसको हम लोग चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे हम लोग जब लिखते हैं हंस, तो हंस जब लिखते हैं हम लोग तो उस पे हाँ पे चंद्र बिंदु लगती है, तो ये जो बिंदी आती है वो किस वर्ण किससे आती है? इससे आती है। तो जब ये वर्ण क्या है? अयोगवाह के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी हंस और क्या बोलते हैं, हंसी, अंग, अंगूर, अह, प्रातः, यानी जब ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। तो अयोगवाह वो वर्ण होते हैं जिनकी वर्णमाला में गिनती नहीं होती है और न वो स्वर में होते हैं और ना ही व्यंजन। अगर ये तीनों कहीं आपको आ जाएं और पूछा जाए कि बेटा ये कौन से व्यंजन हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि इनकी गणना न स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में होती है। उन्हीं को अयोगवाह कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। चलिए अयोगवाह के बाद उसके और प्रकार और उसके भाग देखेंगे।
अयोग वाह के 3 भाग होते हैं, एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, एक अनुनासिक होता है। चलिए इन सब के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। इसका चिन्ह केवल बिंदी होता है, यानी अंग की मात्रा। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, अंग अंग अयोग वाह में जो था अंग, उसी की मात्रा जो है वो अनुस्वार में आती है। यानी जैसे डंडा, हंस, गंगा, बंदर, शंकर, इन सब के ऊपर जो बिंदी लगी रहती है वो किसका उदाहरण है? अनुस्वार का। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से, जब हम लोग बोलते हैं डंडा तो हवा नाक से निकल रही है, हंस, गंगा, बंदर, शंकर, तो हवा नाक से निकल रही है ना, तो इससे ये जो अंग की मात्रा होती है वो अनुस्वार के अंतर्गत आती है। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग जिस अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, फलतः, अतः। जब मैं ये बोल रही हूँ तो ह का उच्चारण हो रहा है लास्ट में, एक बार फिर सुनिएगा। प्रातः ह बोल रही हूँ, फलतः ह आ रहा है, अतः, यानी जिन अयोगवाह ध्वनि का उच्चारण ह के समान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब आते हैं अनुनासिक पर। ये अयोगवाह के भेद हैं सब, ठीक है। देखिए अनुनासिक, अभी मैंने बताया चंद्र बिंदु, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों से बात किया कि ये चंद्र बिंदु है। तो जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे इसका चंद्र बिंदु, इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु मैंने बता दिया है। जैसे चांद, चांद जब हम लोग लिखेंगे तो चंद्र बिंदु लगाएंगे ना, मुंह, अंगूठा, दांत, गांव इत्यादि, यानी जिस पे चंद्र बिंदु लगा हो वो अयोगवाह होता है और अयोगवाह में वो अनुनासिक होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अयोगवाह के भेद सुने। पहला पहला क्या था? एक बार देख लेते हैं। अनुस्वार था, दूसरा विसर्ग था और तीसरा क्या था? अनुनासिक। यानी इन तीनों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। उच्चारण के आधार पर हम लोग व्यंजनों का भेद देखेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है, ठीक है। तो हम लोग चलें उसके बारे में देखें। देखिए अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा, कम, एकदम मिनिमम, यानी बहुत कम। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु की मात्रा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे क, ग, अंग, च, ये सब जहाँ जितने भी हलंत लगे हुए हैं ये पूरा नहीं पढ़ा जाएगा, ये अल्प हैं एकदम। जब तक इसमें अ नहीं लगता तब तक इनका कोई मतलब नहीं है, ये केवल एक वर्ण है और उनको पूरा नहीं पढ़ा जा सकता। वो केवल स्वर इनमें जब मिल जाएंगे तब इनको पूरा, यानी इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। अल्प प्राण व्यंजन इन्हें कहा जाता है, अर्थात वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग अल्प प्राण कहलाता है। देखिए एक इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। वर्गों का प्रथम यानी क, जो आप लोग स्पर्श व्यंजन अभी मैंने आप लोगों को बताया, वो जो वर्ग होता है क से लेके म तक जो वर्ग होता है उसमें जो वर्ग बता रहा है उसका, यानी वर्गों का प्रथम, तृतीय, यानी ग, क के बाद ख आता है लेकिन ग है, ग तृतीय है, यानी पहला क, दूसरा ख नहीं लिया गया, तीसरा ग लिया गया है और चौथा क, ख, ग, घ नहीं लिया गया, अंग लिया गया है, यानी ये पांचवा लिया गया है। यानी वर्गों का प्रथम क, तृतीय ग और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाता है। यानी जब क से लेके म तक आप लोग सीरियल वाइज लिखेंगे तो उसमें प्रथम और तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। अंतस्थ य, र, ल, व अल्प प्राण व्यंजन है। कौन कौन ये जो अंतस्थ व्यंजन आप लोग ऊपर पढ़े हैं ये कौन से व्यंजन है? अल्प प्राण व्यंजन है। चलिए आगे महाप्राण पे आते हैं हम लोग। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक बाहर
अधिक मात्रा में बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। यानी जब हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती, अल्प में थोड़ी मात्रा में निकलती है, और महाप्राण यानी बहुत ज़्यादा। तो अल्प मतलब थोड़ा और महा मतलब ज़्यादा। तो ये इस तरह से आप माने आसानी तरीके से समझ सकते हैं कि अल्प में थोड़ी सी हवा बाहर निकलेगी और महाप्राण में ज़्यादा हवा निकलेगी बाहर, तो इनको महाप्राण कहते हैं। इसमें ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, फ, भ, श, षटकोण श, ह और ह महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। ठीक है। अर्थात वर्गों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण कहलाता है। जैसे जब क से लेके म तक आप लोग वर्ग बनाएंगे, लिखेंगे, तो उसमें जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण यानी द्वितीय पहला क है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, सॉरी, इसको क को नहीं लेना है, ये प्रथम हो गया है। ठीक है, तो क को नहीं लेना है, तो किसको लेना है? पहले द्वितीय को। द्वितीय क्या है? ख है। ठीक, ख को लेंगे हम। फिर उसके बाद चतुर्थ वर्ण यानी पहला नहीं लेना है, द्वितीय को लेना है, तृतीय को नहीं लेना है, यानी ग को नहीं लेना है। चतुर्थ वर्ण यानी घ, क्या? घ, यानी कि द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ठीक, सभी ऊष्म व्यंजन स, श, श, ह महाप्राण व्यंजन, यानी जो अंतस्थ व्यंजन हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, और जो ऊष्म व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आते हैं? महाप्राण के अंतर्गत। चलिए, तो आप लोगों ने मुझे इन सब चीज़ों को आप लोग आप एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहाँ किस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और आप लोग पढ़िए इसको। और चलिए, फिर आप लोगों को एक बार फिर शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।